आ गए सब लोग, आ ही गए। तो ये मैंने एक एलसी की कॉपी आपको आपके लिए थोड़ी ढूंढी है। एलसी में जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं ना, उसकी हमेशा से एक एनेक्शर में लिस्ट बनाई जाती है। मतलब ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बैंक टू बैंक वाला नहीं है। जो बैंक कन्वर्ट करके देता है ना, वो वाली कॉपी है ये। जो बैंक टू बैंक होती है वो होती है कोड फॉर्म में। स्विफ्ट कोड्स होते हैं, हर कंडीशन के ऊपर ना एक कोड बने होते हैं। तो ये कॉपी जो पार्टी को मिलती है वो प्रॉपर मिलती है, उसको डिकोड करके मिलती है। तो वो वाली कॉपी है ये। इसमें देखिए बड़ी मोटी मोटी चीज़ है, ये टेम्पलेट है एक। इसमें आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये इरिवोकेबल ट्रांसफरेबल स्टैंड बाई एलसी है। स्टैंड बाई का मतलब क्या होता है कि ऐसी एलसी जो तब यूज होगी जब बायर पेमेंट नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं एक बात? आप एलसी को किसी फॉर्म में, सारी एलसी सेम ही होती है, कंडीशंस चेंज कर सकते हो आप। ये एलसी तब इफेक्टिव होगी अगर कितने दिन तक जो आपकी पेमेंट डेट है उसके बाद अगर बायर ने पेमेंट नहीं करी, तो अब आप इस एलसी को यूज कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या होता है? ये लंबे टाइम के लिए, जैसे सर कह रहे थे ना, वो जो 1 साल के लिए 2 साल के लिए बना दी, आप माल भेजे जा रहे हो, वो पेमेंट दिया जा रहा है। जब पेमेंट नहीं देगा तब ये एलसी यूज कर लो आप। बेनिफिट हो गया ना। आपको मैं बताता हूं, एलसी सोइयो तरीके की हो सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे बैंक के पास तो हर मर्ज का इलाज है। जैसे ये स्टैंड बाई वाला है, दिस इज सर्विंग एज ए बैंक गारंटी। एक्चुअली देखा जाए तो आप पेमेंट दिए जा रहे हो, आपने हर महीने की, सपोज $1 लाख की पेमेंट है हर महीने की, आप शिपमेंट कर रहे हो, पेमेंट आ रही है, शिपमेंट कर रहे हो, पेमेंट आ रही है। अब ये एलसी भी $1 लाख की है, पर इसकी वैलिडिटी लंबी है। जिस दिन बंदे ने पेमेंट नहीं दी, जिस मंथ में, एक पर्टिकुलर डेट पे, आप उसके 3-4 दिन तक वेट करने के बाद आप बैंक के पास जाओगे, जी ये एलसी हमारी पेमेंट नहीं आई है, आप ये हमारी एलसी के अगेंस्ट ये डॉक्यूमेंट्स हैं, उस चीज़ वही है। और जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट होती है वो एनेक्शर में लगी होती है, और ये बाकी सारी इसमें कंडीशंस होती हैं। देखिए ये सारी कंडीशंस हैं। इसमें बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी का मतलब जिसको पेमेंट मिलनी है। एप्लीकेंट कौन है? जो एलसी खुलवाता है, यानी बायर। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे जो वर्ड होते हैं ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होते वर्ड, क्योंकि बैंक के लिए कोई एक्सपोर्टर इंपोर्टर नहीं होता। बैंक के लिए मतलब होता है एक बंदा जिसने एलसी खुलवाई है वो एप्लीकेंट है, और जिसको पैसा मिलना है वो बेनिफिशियरी है। बैंक अपने यूसीपी के वर्ड यूज करता है, राइट। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं ये भी लिखा होगा बीच में, देखिए कि ये कौन से यूसीपी 500 के अगेंस्ट है या यूसीपी 600 के अगेंस्ट है। देखो कहीं ना कहीं यूसीपी का जिक्र होगा, और अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली जो लेटेस्ट होगा ना वो वाला यूसीपी आ जाएगा। अब देखिए यहां पे कहीं ना कहीं यूसीपी, आप देखें, आपको दिख रहा है कहीं पे यूसीपी? अब देखिए यूसीपी की जगह इन्होंने क्या कर दिया, ISBP, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस, जो उसका सिंप्लीफाइड वर्जन है यूसीपी का, इसने उसका हवाला दे दिया। बात वही है, राइट। ISBP होता है एक्चुअली में, इसको इन्होंने ISB कर दिया है, पर ISBP होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रैक्टिसेस। वो यूसीपी को सिंप्लीफाई, जैसे कुरान किसी के समझ में नहीं आ रही, उसका उन्होंने उसका एक सिंपल भाषा में सिंपलीफाई कर दिया। चीज वही यूसीपी है ये भी, तो इन्होंने इसका नाम दे दिया। कई लोग यूसीपी डायरेक्ट दे देते हैं कि वो टेक्निकल ज्यादा होता है, तो उसकी जगह इन्होंने ISB कर दिया, राइट। और देखिए बाकी इसमें कंडीशंस वगैरह हैं, कितना अमाउंट है, और स्टैंड बाई का मतलब क्या है कि कितने दिन तक वेट करना है, ये सारी चीज़ें इसमें, सारी कंडीशंस, स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन। देखिए आप, ये 1 by 1 तो मैं दिखाना बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, हमारे स्कोप में इतना नहीं है कि हम इस पूरे को लाइन बाई लाइन बता पाएँ, पर जनरली एलसी ऐसे होती है, उसमें डिस्क्रिप्शन होती है, पर्पज़ होता है, सब चीज़ें होती हैं बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में, और लास्ट में एनेक्शर में एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, कमर्शियल इनवॉइस, ये वो जो मैंने बताया था, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन वगैरह। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एलसी का, जो एक्सपोर्टर को मिलता है। बैंक टू बैंक वाली की कॉपी यहां पे कहीं अवेलेबल नहीं है, स्विफ्ट कोड वाली, वो आपके समझ में भी नहीं आती। मैं भी कोड को अगर समझूंगा तो स्विफ्ट कोड मेरे को भी नहीं, क्योंकि बैंक वाला ही बता सकता है, क्योंकि जिसने स्विफ्ट कोड की नॉलेज है, जिसको वही बता पाएगा। वो बड़े क्रिप्टिक कोड होते हैं, क्योंकि कोई हेराफेरी ना हो जाए, टेलेक्स से भेजते हैं वो, राइट। एलसी होती है वो कोडेड फॉर्म में,
पूरी एक पैराग्राफ का 2-3 कोड होंगे, उससे ये पैराग्राफ बन जाएगा 2-3 कोड से ही। देख रहे हैं ना आप, ये पूरा पूरा पैराग्राफ जो है ये पूरा जो है स्टैंडर्ड पैराग्राफ है उस कोड से। तो टेलेक्स पे जब आती है एलसी, उसको उससे जोड़ के कंप्यूटर से ही पूरी एलसी तैयार हो जाती है। इसका तरीका ये होता है। ओके, और साथ में एनेक्स लग जाता है जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए। अच्छा, मैं अब आपको बाकी डॉक्यूमेंट दिखाता हूं। और सबसे पहले बिल ऑफ लेडिंग देखिए आप। ये बिल ऑफ लेडिंग है, दिख रहा है आपको? ये पूरा रीडेबल तो थोड़ा मुश्किल होगा आपको। अब ये वाला जो बिल है ना, ये वाला जो बिल ऑफ लेडिंग है, ये जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के बारे में बताया था ना मैंने आपको, जो प्लेस टू प्लेस डिलीवरी करते हैं, यानी कि आपके वेयरहाउस से उठाया और आपके वेयरहाउस तक पहुंचाते हैं, राइट? तो नेचुरल बात है, आप क्या करोगे, उससे बिल ऑफ लेडिंग की जगह सीटीडी मांगोगे, कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। और आप बायर को बोलोगे तुम बिल ऑफ लेडिंग के चक्कर में मत पड़, मैं प्लेस टू प्लेस डिलीवरी करा रहा हूं। तो जो एमटीओ है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है, जो ट्रक पे भी लेके जाएगा, ट्रेन पे भी लेके जाएगा, जैसे मर्जी करेगा, वो उसकी हेडेक है, ठीक है? वो आपको माल पहुंचा देगा। तो बिल ऑफ लेडिंग की जगह वो सीटीडी मांग लेगा, पर बिल ऑफ लेडिंग फिर भी इशू होगा अगर शिप से माल जा रहा है तो बिल ऑफ लोडिंग में शिपर भी वही है बंदा और कसाइनी भी वही है। देखो आप, फ्रेट फॉरवर्डर कोर्ट जो कंपनी का नाम है, वही शिपर है और वही कसाइनी है। कहां से माल जा रहा है? यूएसए से जा रहा है। और कहां पहुंच रहा है? ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है माल। नोटिफाई पार्टी भी वही है, क्योंकि इस केस में बायर और सेलर का रोल इसलिए नहीं है क्योंकि ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर यूज कर रहा है बिल ऑफ लेडिंग। इसमें कोई डाउट समझ में आ रहा है आपको? ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है? प्लेस टू प्लेस, जैसे डीएचएल करता है, डीएचएल कोरियर करता है ना, आपका डॉक्यूमेंट उठाता है घर से और वहीं के घर पे पहुंचाता है। आजकल तो अमेजन में भी वही हो रहा है, आपके गोडाउन से उठाएगा वो। तो जो पूरी सर्विस होती है उसको बोलते हैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, फ्रेट फॉरवर्डर। तो पर बिल ऑफ लेडिंग उसका भी इशू होगा जब शिप वाला एरिया होगा। वो ये भी कह सकता है कि कोई बात नहीं, आप सीटीडी भी दे दो, जब बिल ऑफ लेडिंग आ जाएगा तो वो भी लगा देना बाद में। पर वो एलसी की कंडीशन नहीं हो सकती प्लेस टू प्लेस डिलीवरी में। एलसी के अंदर सीटीडी ही होगा कंबाइंड, जो कि आपने जैसे फर्स्ट कैरियर को दिया तभी की तभी इशू हो जाएगा। जैसे डीएचएल एक एयरवे बिल इशू करता है, जब डीएचएल आपसे माल लेता है ना, एक स्लिप देता है आपको, वही सीटीडी है ना। प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी देते हो, फिर बाद में आप पीओडी मांगते हो। वो जो रिसीट होती है वो आपका सीटीडी है, कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। गुड्स के केस में थोड़ा प्रॉपर होता है, वो इसी फॉर्मेट में होता है सीटीडी। तो आज के ज़माने में सीटीडी भी एक्सेप्टेबल होता है एलसी के अंदर, क्योंकि एक बड़ी कंपनी को आपने माल दे दिया, अब तो चले ही गया, मतलब शिप हो ही गया माल। जैसे डीएचएल जैसी कंपनी ने, किसी कंपनी ने ले लिया माल आपसे, तो आपका तो माल शिप हो ही गया ना एक तरह से, राइट? तो ये जो बिल ऑफ लेडिंग है, इसमें आप देखिए, ये हाउस बिल ऑफ लेडिंग भी बोलते हैं इसको। हाउस मतलब उसी बंदे का, वही शिपर है और वही कसाइनी है। इसमें देखिए बाकी इसमें वेसल का नाम लिखा हुआ है, सिंगापुर नहीं सिंध कुछ नाम लिखा हुआ है, जरा दिखाई दे, मतलब पूरा रीडेबल नहीं है। ANL सम लिखा हुआ है, सम नंबर, और ये शिप का नंबर है, ये देखिए। और पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज सिडनी है, पोर्ट ऑफ लोडिंग जो है, पोर्ट ऑफ लोडिंग कहीं दिया हुआ, देखो पोर्ट ऑफ लोडिंग ये रहा, शिकागो, राइट? और ये फ्रेट पेबल एट सिडनी, यानी कि ये टू पे है। ये वाला जो बिल ऑफ लेडिंग है, दो तरह के होते हैं, पेड एंड टू पे। अब यहां पे पेमेंट होगी सिडनी में, यानी कि टू पे है, इसलिए है क्योंकि पार्टी सेम है दोनों, तो अपना पैसा क्यों फंसाएं? जब माल मिलेगा तब दे देंगे पैसे, राइट? अच्छा, कंपनी अपनी खुद की कंपनी को भी भेजेगी तो ऐसे ही बनाएगी बिल ऑफ लेडिंग, अपनी ब्रांच को भेजेगी तो वही वैसे ही बनेगा, सेम। ये वो चीज है, समझ लो। और इसमें देखिए यहां पे मार्क्स एंड नंबर्स, कंटेनर का नंबर वगैरह आ गया, यहां डिटेल आ गई। टॉयज, ये टॉयज है, ये लिखा हुआ यहां पे टॉयज लिखा है, देखिए ये लिखा टॉयज। और कितने बड़े डब्बे हैं? 3 डब्बे हैं, लकड़ी के पैलेट है, पैलेट का मतलब लकड़ी के डब्बे, 3 डब्बे हैं, ठीक है। और उनका टोटल जो वॉल्यूम है वो 5.17 स्क्वायर मीटर है।
और टोटल जो वेट है वो 2 टन है। ये देखिए यहां लिखा हुआ ग्रॉस वेट 2 टन। और ये कंटेनर का नंबर है, कंटेनर 20 फीट का कंटेनर है, 20 GP, राइट। 20 फीट का कंटेनर 10 फीट का होता है, 20 फीट का होता है, 40 फीट का होता है। आज की तारीख में सबसे ज्यादा कॉमन जो कंटेनर साइज है वो 40 फीट है, और 20 फीट भी काफी कॉमन है। 10 फीट बहुत रेयर होता है, बहुत ही रेयर होता है। स्टैंडर्ड साइज होते हैं क्योंकि मशीनें जो है ना वो उस हिसाब से डिजाइंड होती हैं पोर्ट के ऊपर। और नीचे आप जाएंगे, देखिए यहां इंको टर्म्स लिखी हुई है, FOB, फ्री ऑन बोर्ड। तो पार्टी ने जैसे माल चढ़ा दिया FOB टर्म्स पे भेज दिया, कॉमन टर्म है सबसे ज्यादा। और यहां पे देखिए बिल ऑफ लेडिंग मस्ट बी सरेंडर टू, वही सेम अपने पार्टी का नाम लिख दिया उसने, अपनी ऑस्ट्रेलिया वाली ब्रांच का, है ना। और ये प्लेस ऑफ डेट ऑफ इशू USA शिकागो। बस ये स्टैंडर्ड है, बिल्कुल स्टैंडर्ड जैसा होता है ना, कुछ कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं है इसमें। क्योंकि शिपिंग कंपनी को उससे क्या मतलब है कितने का बेचा कितने का नहीं बेचा, उसको इस बात से मतलब है किसने भेजा, किसको जाना है, क्या रेट है उसका, कितना वेट है, क्या माल है, उससे ज्यादा उसको क्या करना है, राइट। उसको प्राइस से कोई मतलब ही नहीं है कितने का माल बेचा है कितने का नहीं है। ओके, वो तो इंश्योरेंस कंपनी को जरूरत पड़ सकती है वैल्यू की, और किसी को जरूरत पड़ेगी नहीं। तो बिल ऑफ लीडिंग में ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। ये डॉक्यूमेंट है आपका नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट। तो ये तो हो गया आपका बिल ऑफ लीडिंग। एयरवे बिल के अंदर कंसाइनी का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए एयरवे बिल में देखिए आप, ये देखिए शिपर नेम कौन है, ABC एक्सपोर्टर, कहां का, मलेशिया का। और कंसाइनी कौन है, जर्मनी, म्यूनिक। अब ये जो कंसाइनी है ये हो सकता है बायर ना हो, पर क्योंकि एयरवे बिल है उसको उससे कोई मतलब नहीं है बायर है या नहीं है। जिसके नाम से ये बिल एयरवे बिल इशू हुआ है उसको डिलीवर हो जाएगा। अब उससे कोई मतलब नहीं है कौन बायर है कौन नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है एयरलाइन वालों को, राइट। उनका काम ही नहीं है, उनको क्या लेना कौन बायर है कौन सेलर है। जब आपने एयरवे बिल बनवाया था तो आपने कहा था कि किसको देना है, हमने लिख दिया उसका नाम, अब उसको ही मिलेगा। वो अपने आप आपकी फोटोकॉपी कर दे या एयरवे बिल नंबर भी होगा उसके बेसिस पे भी ले सकता है वो। अगर वो भी नहीं होगा तो अपना ID कार्ड लेके आएगा, उसको हम ढूंढ के बता देंगे भैया माल यहां छोड़ेंगे तो है नहीं, हमारे एयरपोर्ट पे जगह नहीं है, उठा के ले जाओ भैया अपना माल, राइट। तो इसका तरीका ये होता है। अब इस वाले केस के अंदर हालांकि ये भी हाउस एयरवे बिल ही है, ये भी वही वाला है कि सेम पार्टी जो है ना वो अपने ही किसी ब्रांच को भेज रही है। हाउस का मतलब अपनी ही किसी ब्रांच को भेजना। हाउस वाले में क्या होता है, थोड़ा ईजी हो जाता है, मतलब एयरलाइन को भी ईजी हो जाता है यार कि वही वाली कंपनी है, वो भी ज़्यादा ड्यू डिलीजेंस करते नहीं है, इसलिए हाउस बिल लिखना जरूरी होता है, जिससे मालूम पड़ जाए कि जो शिपर है और जो कंसाइनी है वो एक ही कंपनी है, उनका कोई आपस में कोई स्ट्रेंजर्स नहीं है। क्योंकि फिर उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है अगर हाउस बिल ना होना। और हाउस एयरवे बिल के अंदर थोड़ा फ्रेट भी बेटर मिल जाता है स्लाइटली, क्योंकि हेडेक कम होती है एयरलाइन की। और बाकी इसमें देखिए एयरपोर्ट के नाम लिखे हुए हैं, एयरपोर्ट ऑफ डिपार्चर कोलालमपुर, एयरपोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन लिखा हुआ है मेन, और बाकी फिर वही वाली डिटेल जो बिल ऑफ लेडिंग में होती है, वेट, वॉल्यूम, ये सब चीजें हैं। और इसमें कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे बिल ऑफ लेडिंग होता है। बस फर्क ये होता है इसमें कंसाइनी का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है वही मालिक है। बिल ऑफ लेडिंग में ऐसा नहीं है। बिल ऑफ लेडिंग में क्या होगा, अगर बाई चांस ऐसा भी हुआ है किसी हाथ में चोरी हो गया हो, चोरी भी हो गया, वो भी छुड़वा लेगा उसको लेके, उससे कोई मतलब नहीं है शिपिंग कंपनी को भी बैंक के थ्रू आया नहीं आया, जिसके हाथ में वो बिल है वो उसको माल पकड़ा देगी। ये बड़ा इसमें पॉइंट है। नहीं लेंगे, आईडी भी नहीं लेंगे, मतलब एज पर सिस्टम वो ये कर सकते हैं 2-4 दिन वेट कर लेंगे, पर वो जब कोई पार्टी लेने नहीं आएगी माल तो कहेंगे ले जा भैया उठा ले, तेरे पास ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग है। क्योंकि अदरवाइज पॉसिबल नहीं है ना, बिजनेस कैसे करेंगे। अब बिल्टी होती है, बिल्टी अब जब हम लोकल माल भेजते हैं बिल्टी की कॉपी काम करती है,
अब आप किसी बंदे को, कोई अपने एम्प्लॉय को भेज देता, भी बिल्टी छुड़ा ला रेलवे में जाके, तो बिल्टी की कॉपी होती है बस मेन, वही वैल्यू है, उसी की वैल्यू है। रास्ते में कोई उसे छीन ले बिल्टी की कॉपी तो सारा माल गया, और उसको पकड़ के किसी कमरे में बंद कर दे बंदे को, तो वो तो रेलवे से माल छुड़ा के ले जाएगा। रेलवे थोड़ी पूछेगा भाई कौन हो क्या हो, वो डॉक्यूमेंट में जानता है। एयर में ऐसा नहीं होता, एयर में पॉसिबल नहीं है। इसलिए एयर वालों की हेडेक बढ़ जाती है। एयर वालों की हेडेक ये बढ़ जाती है यार कि वो आईडी प्रूफ लाया, पता नहीं ओरिजिनल है सही है, किसी को क्या पता। तो इसमें एयरलाइन के लिए भी परेशानी है, सभी के लिए परेशानी है, पर धंधा तो करना है, नहीं तो एयरलाइन काम कैसे करेगी, और रख भी नहीं सकते माल, फटाफट निकालना है। तो ये इसमें इसलिए केयरफुल होना पड़ता है एयर वाले केस में। इसलिए जो डायमंड का बिजनेस होता है ना, डायमंड में क्या होता है, मैं एक बार जर्मनी में एक जगह है, उसका नाम है इदार ओबरस्टाइन, छोटा सा गांव है, वो एक बड़े शहर के पास है, माइंस एक शहर है कोई, माइंस जर्मनी में, बोन के पास, बोन के आसपास है माइंस। तो वहाँ से ट्रेन से गया, वहाँ से छोटी ट्रेन, नैरो गेज ट्रेन चलती है वहाँ पे। इदार ओबरस्टाइन गया, किसी साहब से मिलना था मुझे, उनसे पेमेंट लेनी थी मुझे कुछ पैसे, मतलब मेरे यूरोप में था तो मेरे को पैसे कम पड़ गए थे, तो मैंने कहा आपसे ले लेंगे कुछ, हिसाब पुराना हिसाब था, लेके अपना काम चलाएंगे। पहली बार मिलने जा रहा था, मैं जानता नहीं था उनको, पर मुझे मालूम था पैसे लेने हैं उनसे, तो मैंने कहा चलो मेरा खर्चा निकल जाएगा, आगे मुझे 2-3 कंट्री और जाना था। तो मैं गया इदार ओबरस्टाइन में वहाँ पे, तो वहाँ पे कुट साहब जो थे ना, वो डायमंड का काम करते थे, और वहाँ पे पूरे गांव में सारे विला बने हुए थे, काफ़ी सारे, कोई लंबी बिल्डिंग नहीं थी, एक ही बिल्डिंग थी बहुत लंबी चौड़ी, उसका नाम था डायमंड बोर्ड्स। बोर्ड्स का मतलब होता है जर्मन लैंग्वेज में एक्सचेंज, जैसे अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, ऐसे डायमंड का एक्सचेंज। तो जब मैं उसमें एंटर किया तो बड़े हट्टे कट्टे जर्मन खड़े हुए थे, उसने ऐसे सैल्यूट मारा, पहले पूछा नाम क्या है, मैं बोला विजेश जैन, ऐसा सैल्यूट मारा। मैं बोला यार मजाक कर रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि इंडियन को तो कोई पूछता ही नहीं वहाँ पे। मैं बोला ये तो सैल्यूट मार रहा है, तो मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है, मतलब मजाक बना रहा है, मेरा मजाक कर रहा है। तो मैं बोला यार इसकी शक्ल दिखने लगा यार ये, मैंने कहा अच्छा सैल्यूट तो सैल्यूट, क्या करेंगे अब। तो मैंने यही समझा कि भाई मजाक उड़ा रहा है। फिर मैं थोड़ा आगे गया जहाँ पे लिफ्ट होती है, तो वहाँ सबके नाम लिखे हुए थे, मैं कुट साहब का नाम ढूंढ रहा था पूरी बिल्डिंग के अंदर। तो 90% नाम सारे जैन्स के थे, मनीष जैन, योगेश जैन, फलाना जैन, ये जैन, वो जैन। बोले यार ये क्या है यार, ये कौन से जैनियों का गढ़ आ गया यार ये, वो भी इदार ओबरस्टाइन छोटे से गांव के अंदर। तो एक कुट साहब थे बस जो कुट जी थे, बाकी सारे जैन। 16वीं फ्लोर पे एक छोटा सा केबिन था उनका, मतलब छोटा सा ऑफिस था। तो मैं कुट साहब के बगैर, मैं अभी क्या चक्कर है, पहले तो सैल्यूट मार दिया मुझे, और ये सारे के सारे जैनी कहाँ से आ गए यहाँ पे। कहते ये तो जैनियों का गढ़ है, ये सारा छोटा डायमंड जो होता है ना सूरत का, इसका सबसे बड़ा गढ़ यही है, और जो बड़ा डायमंड होता है वो एंटवर्प जो बेल्जियम में, और छोटे डायमंड का जो मंडी है वर्ल्ड की नंबर 1 वो ये इदार ओबरस्टाइन है। मेरे को पता ही नहीं था, मैं तो कहा दिया, मैं तो आपके ऑफिस में जा रहा हूँ, कुछ धंधा वंधा करते होंगे, मेरे को माल लेना था आपसे, वो पैसे लेने थे। बोले हाँ मुझे मालूम है, जी का फ़ोन आ गया था, जी के किस रेफरेंस से गए थे। तो मैंने कहा ठीक है। तो तभी क्या, वो एक बंदा बैठा हुआ था वहाँ पे, बंदा बोले जी आपके पैसे देता हूँ, जरा मैं थोड़ा काम निपटा लूँ। मैं बोला मैं बाहर बैठ जाऊँ, नहीं आप बैठो कोई बात नहीं, जगह ही नहीं थी बैठने की, बाहर बैठता भी कहाँ पे। तो बोला वहीं बैठे रहो। तो उसने जेब से 2-4 पुड़ियाँ निकाली, यहाँ से वहाँ से पुड़ियाँ निकाल के वो दे दी। पूर साहब जो भी पुड़ियाँ मिलती है ना, तो ऐसे क्लासीफायर थे, वो छलनियाँ होती है ना इलेक्ट्रॉनिक, वो उसमें डाल देते, तो वो सारे के सारे डायमंड छन जाते थे उसमें, कोई छोटा है कोई बड़ा है, और सबकी एवरेज वो कैरेट आ जाता था उसमें लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक में। वो सारी पुड़ियाँ ऐसे इकट्ठी कर करके लिखते जा रहे थे कुछ कुछ। तो सारा ताम झाम करके करीब 15-20 पुड़ियाँ थी, वो लेके उनको चलता कर दिया, सब लिखवा के और साइन वाइन करा के, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लिए। तो बड़ा मतलब 15-20 मिनट में सारा काम कर डाला उन्होंने। मैंने कहा ये क्या है ये, कहते नहीं ये मेरा कंसाइनमेंट आया है ये एक्सपोर्ट का। मैंने कहा कंसाइनमेंट आया आपका, कहता हाँ सूरत से हमारा तो ऐसे ही आता है, सूरत की जो कंपनी है वो ऐसे बंदा भेजती है, वो सब जेबों में इधर उधर डायमंड लेके आते हैं करके, और कस्टम से सब क्लियर होके आता है सारा, वो खुद ही आता है बंदा मेरे पास आता है, मैं उसकी शिपमेंट खोलता हूँ और पुड़िया में निकाल के। मैं तो सब गुजरात में रहा हूँ ना, अच्छा डायमंड की, या सूरत या एक पालनपुर करके जगह है। पालनपुर, हाँ पालनपुर वो बॉर्डर पे।
राजस्थान बॉर्डर माउंट पे। आबू के सिर्फ राजस्थान हाँ, राजस्थान बॉर्डर पे। वहाँ डायमंड पॉलिशिंग होता है। हाँ, ज्वेलर्स हैं वहाँ के। अरबों रुपए का जो बिजनेस है ना, वो उनको बोलते हैं आंगड़ी है। वैसे पुड़िया से बनाते हैं, हाँ, पुड़िया के अंदर डायमंड जाता है, करोड़ों रुपए का डायमंड होता है। अजी करोड़ क्या, मतलब कोई हिसाब ही नहीं था मेरे को। विश्वास है कि वो आपका डायमंड कहीं नहीं जाता, मतलब वो विश्वास भी चलता है सारा बिजनेस। वो कहते हैं वही- जितना 2 नंबर का बिजनेस होता है उतना विश्वास होता हाँ, सारा वही चीज़ है। तो मैं तो पहली बार देखी थी वो चीज़, मेरे को पता ही नहीं था, क्योंकि डायमंड में मैं कभी, मेरा कुछ पाला नहीं पड़ा था। जाते हैं ऐसे करके, उनके हाथ में लेंस होता है, उसमें देखते हैं, वो उसको करते जाते हैं। वहाँ वो लेंस से करते थे, यहाँ तो आप ना डिजिटल ही करते हैं। वो लेंस से इतना एक्सपर्ट होते हैं कि फटाफट वो करते जाते हैं उसको बाइफरकेट जो है। और इतनी इतनी पुड़ियों में आता है। हाँ, लेंस वगैरह होते हैं, सारे इक्विपमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं, कुछ ज़्यादा लंबे छोड़े नहीं होते, सिंपल ही होते हैं, पर होते ही इलेक्ट्रॉनिक है। तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है उनके पास। कलर वलर तो उनका रोज का काम है। इतनी पुड़ियों में ही सारा बिजनेस चलता है। वो पुड़िया देख के बता जाते हैं, हाँ अच्छा इसका रेट है ये, ठीक है, सही है जी। एवरेज बाकी निकाल ली उसमें, जो क्लासीफायर से सारा उनका कुछ होता है, कुछ सिस्टम होता है, रोज काम करने वाले लोग हैं। वो आंगड़ी सर्विस चलती है। और सर वहाँ पे करोड़ों का ट्रांजैक्शन ऐसे चलता है। आपका पैसा अगर आपने भेजना है ना, तो ऐसे ही चलता है। वो जाके उसको कहेगा आकाश में कितने तारे हैं, अब आप हमारे हैं, मतलब नहीं, वो मुझे बाद में समझ में आया। मैंने जो रेफरेंस दिया था ना, जिनकी वजह से पेमेंट ले रहा था, वो थे ज्वेलर्स। ये बोल रहा था मैं, उनका कोई लेना देना था आपस में, तो मेरे को उनसे कुछ था, तो मैंने कहा यहाँ से ले लो, तो मैं आपको जब इंडिया आऊँगा तो वापस कर दूंगा मैं। तो बाद में मुझे समझ में आया ये डायमंड का काम ये भी करते हैं। ज्वेलर बड़ा फेमस है, नाम सुना हो शायद आपने। तो वो थे वो लोग, वो आदमी थे। तब मुझे समझ में आया यार ये कहाँ बचा दिया इन्होंने, चलो एक नई नॉलेज हो गई। तो वो जितने भी वहाँ पे विला थे, वो सब उसी जिनके ऑफिस थे, उन्होंने अपने वहाँ विला बनाए हुए हैं, जो अपने उधर वो पूरा का गाँव बसा रखा है वहाँ पे, पूरा का पूरा छोटा सा, बिल्कुल साइलेंट, बंदा नजर नहीं आता दूर दूर तक कोई। जो है एक बस चलती है 15-15, 20-20 मिनट में आती है, बस उस बस से आप रेलवे स्टेशन तक पहुँच जाओ बस। कोई गाड़ी भी कोई खास नजर नहीं आ रही थी। तो मतलब बड़ा साइलेंट था, पर अच्छा था, मतलब सही था, इंटरेस्टिंग जगह लगी हमें। तो पर मैं बता रहा हूँ कि हर ट्रेड के अपने अपने तरीके होते हैं और अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उसी हिसाब से ये चीज़ें बनती हैं। डॉक्यूमेंट जो बनते हैं, कभी भी इस तरह के जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में नहीं है, तो उनका एक फॉर्मेट तो होता है जिसको बोलते हैं एडीएस, अलाइन डॉक्यूमेंट सिस्टम। जो सारे जितने डॉक्यूमेंट हैं वो एडीएस के पार्ट होते हैं। तो गाइडलाइन होती है कि आपको ऐसा बनाना चाहिए, पर ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा कोई गारंटी नहीं होती, राइट। लोग अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेते हैं, कंपनी टू कंपनी, बट दे आर सपोज टू, राइट। तो ये बिल ऑफ, ये हो गया आपका एयरवे बिल, चीज वही है। मैं थोड़ा क्विकली जाऊंगा क्योंकि थोड़ा हमें आगे भी कंप्लीट करना है ना। तो ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दे दूंगा, वैसे आपको मैं व्हाट्सएप पे ये डॉक्यूमेंट दे दूंगा सारे, तो आप अपना ध्यान से बाद में देख सकते हो। ये है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। देखिए, ये चाइना की कंपनी है, उसने इशू कराया है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, और एक्सपोर्टर इंपोर्टर जो है वो कोरिया का है, सियोल में। और ये देखिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, ये ऑर्डिनरी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है जो साउथ कोरिया और चाइना के बीच में बायलैटरल एग्रीमेंट है। जीएसपी का नहीं है ये, जीएसपी का नहीं है, क्योंकि चाइना को जीएसपी का कोई बेनिफिट मिलता नहीं है, क्योंकि वो पुअर कंट्री में नहीं आता। चाइना जो है जनरली, चाइना इवन यूएसए भी एक्सपोर्ट करता है तो भी कोई ड्यूटी बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि चाइना अब एक तरह से डेवलप्ड कंट्री हो गया। तो ज़्यादातर वो सर्टिफिकेट ओरिजिन जीएसपी तो चलता ही नहीं वहाँ पे जो चलता है वो ज़्यादातर बायलैटरल एग्रीमेंट होते हैं। जैसे साउथ कोरिया के साथ ड्यूटी फ्री एग्रीमेंट है उनका, तो जितना माल जाएगा जो इंपोर्टर साउथ कोरिया में है, इस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बेस पे ड्यूटी देगा ही नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी जीरो होगी, तो उसको बेनिफिट हो गया ना। तो इसलिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन तो चाहिए। अब इसके अंदर क्या देखिए, वही सारी चीज़ें हैं जो कि इनवॉइस में होती हैं। नंबर एंड काइंड ऑफ पैकेज, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, ओरिजिन क्राइटेरिया। अब यहां पे एक एडिशनल कॉलम होता है ओरिजिन क्राइटेरिया। ये बताया ना जीएसपी में ए कंट्री, बी कंट्री, सी कंट्री। ए होती है टॉप कंट्री, अब चाइना टॉप में आ गया, ए में आ गया, राइट। तो जीएसपी तो वैसे ही का गोल हो गया ना उसका। पर यहां लिखना जरूरी है
क्योंकि कस्टम को ये पता होना चाहिए कि रिच कंट्री से आ रहा है या पुअर कंट्री से आ रहा है। ए का मतलब रिच, बी का मतलब मीडियम और सी का मतलब बिल्कुल गई बीती, जैसे बांग्लादेश। तो सबसे ज्यादा कम ड्यूटी लगेगी सी पे। और ये हो गया ग्रोस वेट, ये हो गया नंबर एंड डेट ऑफ इनवॉइस, जो साथ में इनवॉइस है। और किसी चीज से मतलब नहीं है सर्टिफिकेट ओरिजिन में, प्राइस वाइज से कोई मतलब नहीं है। सर्टिफिकेट ओरिजिन में इस बात से मतलब है कि वो माल कहां बना है, उसका ओरिजिन क्या है। और उसके लिए देखिए यहां इसने डिक्लेरेशन दी है, ये डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन ऑफ द एक्सपोर्टर, जो आपने सर्टिफिकेट ओरिजिन की एप्लीकेशन में भी डाली है। ये वही वाली डिक्लेरेशन है जिसके अगेंस्ट अब चाइना वालों ने एक और अकलमंदी करी है। चाइना वालों ने थोड़ी अकलमंदी ये करी है, ये कस्टम डिपार्टमेंट ही दे देता है उनको सर्टिफिकेट ओरिजिन। जैसे हमारे यहां तो ऑनलाइन लेते हैं हम पहले से, वहां पे क्या है, अब जब माल आपका वहां पहुंच जाएगा क्लियर होने के लिए, वहां कस्टम ही दे देगा आपको। आसान और कर दिया उन्होंने। देखिए यहां पे जो सिग्नेचर है वो कस्टम अथॉरिटी के हैं, ये कस्टम वालों के साइन है यहां पे, राइट। हाँ हाँ हाँ, नहीं ये तो कंपनी की सील है, ये कंपनी ने अपनी, हाँ 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 हाँ, ये कस्टम डिपार्टमेंट सर्टिफाइंग अथॉरिटी, वो कस्टम डिपार्टमेंट ही है वहां पे। तो वहां पे थोड़ा सा आसान है। वैसे इंडिया को भी करना चाहिए ये। इंडिया जब आपने डिक्लेरेशन लेनी है, इंडिया में ही कहते हैं, इंडिया में क्यों नहीं देती कस्टम, उसका कारण है वो ये कहते हैं कि कस्टम को पूरी नॉलेज नहीं हो सकती हर आइटम की। तो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं ना, उनको अथॉरिटी होती है। जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स की चैम्बर है कोई, या जैसे कोई रेडीमेड गारमेंट का चैम्बर है, या जैसे नास्कॉम है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करती है, आईटी में डील करती है। तो जिसकी जो एक्सपर्टाइज है वही देगा। वो अपने मेंबर से चेक कर सकता है ये बंदा कोई फ्रॉड तो नहीं है। कस्टम कैसे करेगा चेक? चाइना में क्योंकि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई हेराफेरी कर नहीं सकता, तो इसलिए उनको ये फर्क नहीं पड़ता कोई। इंडिया में थोड़ा लैक्स है, इसलिए कस्टम को अलाउड नहीं है ये सर्टिफिकेट देना। कई कंट्रीज में कस्टम दे दिया, क्योंकि कस्टम को ही फायदा होना है, आगे भी कस्टम को ही जाना है। जाना पड़ेगा दिल्ली या जो उनकी यहाँ लोकल ब्रांच है वहाँ पे। ऑनलाइन, इंडिया में ऑनलाइन है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोई पर्टिकुलर ऐसा है जिसके पास ऑनलाइन सिस्टम नहीं हो तो बात अलग है। आपका आइटम ऐसी जगह में आता है, पर वो कितने दिन में क्लियर कर देते, कितने सुबह अप्लाई करो शाम तक मिल जाता है। उनको करना क्या है, आपकी डिक्लेरेशन पे देना है उसने। वो बाद में चेक करते रहते हैं कि ये पार्टी ने कोई फ्रॉड तो नहीं किया। करना हो अगर करेंगे तो, वो भी सबका नहीं कर सकते ना। फ्यूचर में ही करते हैं वो। कुछ अगर कोई डाउट होता है या कोई कंप्लेंट आती है तो इंडिया में सिस्टम है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स देता है, पर डीजीएफटी भी दे सकता है। तो जो कई तरह के ऐसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है जो डीजीएफटी देता है। जीएसपी वाला जो होता है ना, जीएसपी वालों के लिए कुछ सेंटर एलोकेटेड है, वही देते हैं। जीएसपी वाला जो होता है उसका कॉस्ट भी ज्यादा होती है। ज्यादातर ये सर्टिफिकेट सब ऑनलाइन ही, आपको भी ऑफिस में जाकर धक्के नहीं खाने चाहिए। बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही रेयर कोई ऐसा आइटम हो, बिल्कुल ही ऐसा आइटम जिसके बारे में पता ही नहीं लोगों को, है ना, तो वो अलग बात है। कोई बिल्कुल ऐसा जैसे मतलब ज़्यादातर आइटम तो कवर हो ही जाते हैं किसी न किसी चैम्बर में। कोई ऐसा आइटम है जो किसी चैम्बर में कवर ही नहीं होता, ऐसा कोई आइटम है तो नजर नॉलेज में तो आता नहीं है। हर कोई किसी ना किसी आइटम का कोई ना कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो होता ही है, तो वो दे देता है। और उनमें कोई इसे ऑर्डरी थिंग आपकी डिक्लेरेशन पे देना है उन्होंने, तो कोई माइंड भी नहीं करता, पैसे मिल जाते हैं उनको। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कमाई है ये। वैसे ये भी एक बात पॉइंट है गवर्नमेंट का कि भाई चैम्बर कमाएगा कैसे, नहीं तो चैम्बर की भी तो कमाई होनी चाहिए ना। और डिक्लेरेशन आप डिक्लेरेशन दे रहे हो, उसके बेस पे वो दे रहा है आपको। और वो थोड़ा चेक कर लेता है कि यार ये पार्टी पिलखवा की पार्टी है, इसने ये माल दिया यार। और उसको अपनी उसको प्रोडक्ट की भी नॉलेज होती है कि यार कोई कहेगा जी मैंने सोना बनाया यहाँ पे, वो बोलेगा यार सोना इंडिया में कब से बनने लगा। डायमंड होगा तो मान लेते हैं। नहीं, डायमंड भी कट करेगा, बनाएगा थोड़ी।
अच्छा हाँ, वो जो लैब वाला है, लैब वाला तो हाँ चलो, अब सही कह रहे हो, लैब वाला कर सकता है। तो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो देख के बता देगा कि यार ये बंदा कहीं पे कुछ झोल है कहीं ना कहीं। कस्टम नहीं बता पाएगा जनरली, वो हर फील्ड की नॉलेज नहीं हो सकती उसको। समझ में आ गया ना ये वाला पॉइंट। अब आप देखिए पैकिंग लिस्ट, पहले आप इनवॉइस देख लीजिए, कमर्शियल इनवॉइस, ये है कमर्शियल इनवॉइस। कमर्शियल और परफॉर्मा भी है, वो भी दिखा दो। परफॉर्मर ऊपर आप कमर्शियल की जगह परफॉर्मर लिख दीजिए, एकदम ऐसा होता तो सेम ही है। वो सेम 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 बिल्कुल सेम। एक्सपोर्टर का नाम, कंसाइनी का नाम, अगर कंसाइनी इंपोर्टर नहीं है, बायर नहीं है, तो यहां पे आप लिखोगे। अगर पार्ले जी के बिस्कुट यूनाइटेड नेशन स्विट्जरलैंड ने खरीदे हैं तो उनका नाम यहां पे आएगा। और सोमालिया में उनका ऑफिस है या कोई और पार्टी है, एनजीओ है जहां जा रहा है फूड के लिए, डिलीवरी के लिए, तो उसका नाम यहां पे आएगा, जहां जो जिसको माल मिलेगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बायर का नाम, ये बाकी यहाँ पे बिल ऑफ लेडिंग नंबर वगैरह अगर अवेलेबल हैं, एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, इनवॉइस नंबर कुछ है तो डाल सकते हो आप यहाँ पे। ये सी है या बाई एयर है, मेथड, टाइप ऑफ शिपमेंट, फुल कंटेनर लोड है या एलसीएल है। तो जैसे आपका अमेजन वगैरह में जो कंसाइनमेंट जाएगा, अगर सपोज 2 टन का माल है या 1 टन का माल है, तो वो तो एफसीएल तो हो ही नहीं सकता, एलसीएल होगा ना। चाहे वो किसी ने कंसोलिडेट कर दिया है, इनवॉइस तो आपके माल की बनेगी ना, पूरे कंटेनर की तो बनेगी नहीं, तो आपका माल एलसीएल कहलाएगा। एलसीएल का मतलब लेस देन कंटेनर लोड, और एफसीएल का मतलब फुल कंटेनर लोड, राइट। कंट्री ऑफ ओरिजिन, कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, टर्म्स ऑफ पेमेंट यहां पे लिखी हुई देखिए, क्योंकि ये समरी है ना कॉन्ट्रैक्ट की, तो सारी चीजें होती हैं। 50% डिपॉजिट, बैलेंस जब आप बिल ऑफ लेडिंग दोगे, बिल्टी दोगे, जब बिल्टी बायर को मिल जाएगी, बिल ऑफ लेडिंग, उसके उस समय वो पेमेंट दे देगा ऑन द स्पॉट, जैसे बिल ऑफ लेडिंग। इसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं है, इसमें बैंक नहीं है, उसने पेमेंट दे दी, एडवांस पेमेंट, बाकी बोल दिया जी आप बिल ऑफ लेडिंग कोरियर से भेज देना, जैसे ही रिसीव होगा ना हम यहां से पेमेंट आपको बैंक ट्रांसफर कर देंगे, बाकी पेमेंट क्लियर। पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, फाइनल डेस्टिनेशन, पोर्ट ऑफ लोडिंग। यहां प्रोडक्ट कोड वो बायर का भी हो सकता है, सेलर का भी हो सकता है। डिस्क्रिप्शन, एचएस कोड 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का है, देख लीजिए। कल हमने दिया था ना, कल ढूंढ रहे थे आईटीसी एचएस कोड, यहां पे आ गया। यूनिट क्वांटिटी 1000, यूनिट टाइप डजन है, एसकेयू है, ये डजन में है या पीस में है। प्राइस, अब इनवॉइस के अंदर प्राइस जरूरी है, यूनिट प्राइस, टोटल प्राइस है ना, और ये टोटल। अच्छा यहां पे एक देखिए, इसने डिलीवरी डेट भी दी हुई है। जब हमने आपको एडवांस दिया ना, 50% एडवांस दिया, उसके 21 दिन के अंदर अंदर डिलीवरी हो जानी चाहिए, 21 डेज। हालांकि एलसी नहीं है ये, इसमें अगर एक आधा दिन डिले हो गया तो आपके और बायर के बीच में मैटर है। बायर गुस्सा हो सकता है कि भाई तूने बहुत गलत काम किया है, तो अच्छी बात नहीं है, मैं तो यार पूरे पैसे नहीं दूंगा तेरे को, ये हो सकता है, बस यही बोल सकता है। इसमें क्या डेट डाला हुआ है? 21 डेज लीड टाइम फ्रॉम डिपॉजिट। जिस दिन आपको पेमेंट मिली 50% एडवांस, उसके विद इन 21 डेज माल आपका शिप हो जाना चाहिए, शिप हो जाना चाहिए, यानी कि आपका माल चढ़ जाना चाहिए, और आपका बिल ऑफ लेडिंग मेरे को मिल जाना चाहिए, बाई ईमेल या बाई फैक्स कॉपी मिल जानी चाहिए। बाकी तो कोरियर तो टाइम लेगा ही अपना, वो तो अलग टाइम है, वो एडिशनल होगा। आपने माल चढ़ा दिया 21 दिन के अंदर, बिल ऑफ लेडिंग मिल गया, उसकी कॉपी भेज दो आप शिपमेंट एडवाइस के साथ, इंटीमेशन जानी चाहिए, और आपने बोल दिया आपका काम हो गया। अब वो पेमेंट भी हो सकता है बिल ऑफ लेडिंग मिलने से बाद भी करे, हो सकता है हद कर दे, अगर वो सेटिस्फाइड है तो। बिल ऑफ लेडिंग के बिना माल नहीं मिलेगा ना उसको, बीएल के बिना शिपिंग कंपनी माल नहीं देगी। प्रूफ हो गया ना कि माल चढ़ गया शिप में और निकल गया, निकल गया है ना। बैंक डिटेल, अगर बैंक है ही नहीं यहाँ पे तो खाली है ये,
बैंक तो है ही नहीं यहाँ पे। सर इसमें बाउंडेशन नहीं हुई ना उसकी, कि जैसे मैंने बिल ऑफ लेडिंग दे दिया मैंने उसको, तो वो पेमेंट करे ना करे, वो बाउंडेशन नहीं है उसके। आप उसके रहमो करम पे हो अब, बाकी ये तो देखो। पर उसके लिए स्टैंड बाई एलसी ले सकते हो आप, जो मैंने दिखाई दिया आपको। इस वाले केस में स्टैंड बाई एलसी खुलवा सकते हो अगर आप महीने के महीने बेचते हो माल, राइट। जो 50% बैलेंस है उसकी स्टैंड बाई एलसी ले लो 1 साल की, एक ही एलसी को लेगी, एक बार खर्चा होगा बैंक का, है वो चलती रहेगी। कभी कोई पंगा हो गया तब वो यूज कर लो। कई बार म्यूचुअली पार्टियां काफी टाइम से काम करती हैं, विश्वास भी होता है। विश्वास तो हो जाता है जी, पर कुछ पंगा हो गया आरबीआई में ब्लैक लिस्ट तो आप होंगे, है ना। तो उसका सोल्यूशन होता है, आप अगर किसी पार्टी का श्योर नहीं है ना आपको और अमाउंट ज़्यादा है, तो एक इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी होती है, उसको बोलते हैं ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। उसका आप इंश्योरेंस कवर ले लो, वो नॉन पेमेंट का कवर होता है। अगर बायर पेमेंट नहीं करता किसी वजह से, तो आप एक कवर ले लो। जैसे इस वाले केस में अगर आपने स्टैंड बाई एलसी ली हुई है और पूरे साल का चल रहा है, अब रिस्क है ना यहाँ, तो आप इसी चीज़ के बाद जाओ, देखो जी कभी भी पेमेंट रुक सकती है, मेरे को अपना ब्लैक लिस्ट नहीं कराना, तुम 1 साल का मेरे को पूरे साल का कवर दे दो, तो अपना कोट करेगा वो इसी। उस केस में अगर पेमेंट नहीं भी आएगी ना, तब भी आप ब्लैक लिस्ट नहीं होंगे, तो वो पे भी करेगा आपको, और साथ में आरबीआई वाला पंगा भी नहीं पड़ेगा। भाई पे तो वो इंडियन रुपये में करेगा ना, इंडियन कंपनी है और पैसा भी नहीं आया देश को, पर वो आरबीआई बोलेगा जी आपने तो अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी डाली थी ना, इसी से कवर लिया आपने, अब नहीं आई तो, है ना, आपने तो अपनी सेफ गार्ड किया ना। और इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है वो ईसीईसी, पर ईसीईसी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकती है अगर उसको लगेगा पार्टी अच्छी नहीं है। पर आपकी पार्टी अच्छी तो होगी तभी तो आप ऐसे बिजनेस कर रहे हो, पार्टी तो अच्छी है, पर आपको टेंशन ये है कि स्टैंड बाई एलसी भी है और हो सकता ना भी हो। अब ईसीईसी देखेगा कि स्टैंड बाई एलसी भी नहीं है, तब हो सकता है ईसीईसी अपने नेटवर्क से चेक करेगा उस पार्टी के बारे में, उनके पास अपना नेटवर्क है, क्योंकि ऐसी ईसीईसी हर कंट्री में है और उनके पास सारा डाटा पड़ा हुआ है, किसने किसको कपाल बेचा, कौन सी एलसी फेल हुई, सबका इंफॉर्मेशन होता है उनके पास, है ना। जैसे बैंक के पास भी होता है, पर बैंक के पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है। ईसीईसी के पास पूरी दुनिया का डाटा होता है पूरा, वो उसे चेक करते हैं ये पार्टी की ग्रेड ए है, ये बी है, सी है, डी है, क्या है, उसके बेस पे वो यस करते हैं या नो करते हैं। अगर वैसे ईसीसी ने अगर यस कर दिया तो पार्टी वैसे ही बहुत बढ़िया है, पर फिर भी लेना जरूरी इसलिए है कि अगर बाई चांस कभी पेमेंट मर गई तो आपका कम से कम आईसी कोड जो है वो ब्लैक लिस्ट नहीं हो, तो लोग ले लेते हैं। जो अगर मार्जिन अच्छा है, अमाउंट ज़्यादा है, बड़ा अमाउंट है, तो लोग इसी कवर लेते हैं, बहुत कॉमन है। इसी फिर उनसे भी कवर करती है, पार्टी से भी कवर करती है, क्या करती है? नहीं, इसी ने तो इंश्योरेंस कंपनी है ना एक तरह से, इंश्योरेंस ये कवर ही देती हाँ, वो तो जो प्रीमियम मिल रहा है उसी के बेस पे करती है वो, और आप आरबीआई से बच जाते हो, यही बेनिफिट है। हाँ, ये भी बात है कि इसी कितना कवर करेगी, पर बात यह है ना कि आरबीआई के मैटर में तो आपको 100% ही कराना पड़ेगा ना। है। कितना परसेंट बोल रही देती है वो? नहीं, वो तो पूरा देगी, पूरा ही देगी वो तो। चार्जेस जैसे मतलब देखो जी, आइटम पे डिपेंड करता है, पार्टी के ग्रेड पे डिपेंड करता है, पार्टी का ग्रेड क्या है, उसकी ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट कैसी है ना, पार्टी की स्टैंडिंग ऐसा ना हो कि दाढ़ी तो मुझे बड़ी हो जाएगी, है। प्रीमियम हो जाएगी। नहीं, इतना नहीं होता, गवर्नमेंट की, वैसे भी गवर्नमेंट की कंपनी है, इतना बहुत ज़्यादा नहीं होता। पर भाई जैसे 5 करोड़ का माल है, 5 करोड़ में आपके कितने लग जाएंगे, लाख रुपए लग जाएगा, 2 लाख रुपए लग जाएंगे, और क्या होगा। हाँ, आपके 5 करोड़ रुपए सेफ हो गए कम से कम। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं होता, इससे ज़्यादा मतलब ही नहीं है ना जी, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, शॉर्ट टाइम के लिए है। हाँ, अगर आप पूरे साल का लोगे तो फिर 5 करोड़ का थोड़ी, वो तो हर महीने के 5 करोड़ है ना, तो फिर तो अमाउंट बढ़ जाएगा ना, नेचुरल बात है। तो उसमें यह है कि अगर आप शिपमेंट वाइज लोगे तो 1 लाख रुपए लग रहा है, और पूरे साल का लोगे तो 50,000 रुपए के हिसाब से लग जाएगा। तो जो आपके
12 लाख रुपए जाने थे 6 लाख रुपए जाएंगे, है ना? हाँ हाँ, कमर्शियल रिस्क, नॉट ट्रांसपोर्ट रिस्क नहीं है इसमें, ट्रांसपोर्ट रिस्क नहीं है इसमें, कमर्शियल रिस्क, नॉन पेमेंट। अच्छा वो ट्रांजिट का भी कवर करता है? नहीं नहीं नहीं, ट्रांजिट नहीं है ये, ट्रांजिट कवर नहीं करेगा। इट इज इंडेमनिटी। अगर पेमेंट नहीं आती आपकी, अगर वो पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाती है, इंसॉल्वेंट भी तो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या आपकी बैंक की एलसी है पर फर्स्ट क्लास की नहीं है, फर्स्ट क्लास बैंक की नहीं है, उस केस में बैंक भी इंसॉल्वेंट हो सकता है, या कोई पैसा बैंक है जो नहीं दे पेमेंट, वो भी कवर होता है। कमर्शियल रिस्क जो जाने अनजाने, मतलब जानबूझ के भी हो सकता है और मतलब मजबूरी में भी हो सकता है, कंपनी बंद हो गई, क्लियर है? तो ये हो गया आपका, तो ये आपकी इनवॉइस है। पैकिंग लिस्ट भी सेम ही होती है, पैकिंग लिस्ट देखिए, उसमें सिर्फ प्राइस की जगह ना, प्राइस की जगह देखिए गुड्स लिखे होते हैं, बाकी ऊपर ऊपर नीचे सेम होता है, एचएस कोड होगा, यूनिट होगा, क्वांटिटी होगी, नेट वेट, ग्रोस वेट होगा, प्राइस का जिक्र नहीं होता। ये आपकी शिपमेंट को आइडेंटिफाई करती है, और इनवॉइस जो है वो आपकी शिपमेंट की समरी है, उसकी आइडेंटिफिकेशन, हाँ उसकी टाइटल है, ये जो है ये आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफायर है, उसकी लिस्टिंग है। हाँ